गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 30 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को यहाँ पर देख पाएंगे जिनको हम करने वाले हैं उसी न्यूज़पेपर से जिसमें भी उसको ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा, सो दैट हमारे जो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे न्यूज़पेपर के अंदर सिमिलर नहीं है या उनके बारे में नहीं लिखा गया है उनको हम कर पाएँ। और इसी तरीके से यूपीएससी से रेलिवेंट यहाँ पर जितना भी सिलेबस है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, उससे रिगार्डिंग हमारे जितनी भी न्यूज़ है, करंट अफेयर है डेली बेसिस की, उनको हम पढ़ सकें, कुछ भी हमसे ना छूटे। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से जो कि है 86 केजी हीरोइन सीज्ड फ्रॉम पाक बोर्ड ऑफ गुजरात। देखिए आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर क्यों आता है? क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर हमारे जो पेपर है उसके सिलेबस के एक भाग में इंटरनल सिक्योरिटी भी क्या है, एक अहम पेपर का एक सिलेबस का पार्ट है। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है? आंतरिक सुरक्षा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है 86 किलो हीरोइन की, जिसकी कीमत जो सीज की गई है यहाँ पर लगभग 600 करोड़ रुपए थी। तो लगभग 600 करोड़ रुपए की ये हीरोइन जो है यहाँ से सीज की जाती है। अब ये हीरोइन जो होती है या इस जैसे जो और सब्सटेंसेस हैं वो इंडिया के अंदर इलीगल माने गए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, सोसाइटी में अराजकता फैलाते हैं, इनके आने से इनको कंज्यूम किया जाता है। ह्यूमन एज अ मैन जो होता है या स्पीशीज जो होती है वो क्या हो जाती है, अपनी डिग्निटी को खो देते हैं, वो अपने मेंटल पीस को इससे ख़राब करते हैं। तो ऑल ओवर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट बहुत ख़राब होते हैं हेल्थ के ऊपर, और शॉर्ट टर्म ये आपकी डिग्निटी और जो समाज के अंदर एक शांति होती है उन दोनों चीज़ों के लिए क्या है, विनाशकारी दिखाई देता है, सिद्ध होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इलीगल कर दिया। अब इलीगल कोई चीज़ है और उसको हमारे ही सोसाइटी के अंदर उतारा जा रहा है, और वो भी कौन उतारा है, हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश जो हमको देख के खुशी नहीं होता कभी भी, पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक बात है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली में गुजरात के काफ़ी नज़दीक है, बल्कि यहीं से ऐसे ही बाउंड्री होती हुई जाती है, राइट, राजस्थान से ऊपर से। और गुजरात क्योंकि एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया का क्या मतलब होता है, जिसके बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर कोस्ट लगते हो, यानी कि समुद्र या पानी लगता हो। तो जो पाकिस्तान से निकली हुई बोट थी वो आसानी से गुजरात तक पहुँच सकती है बहुत ही कम समय के अंदर। अब ऐसा ही होता है, पाकिस्तान से एक बोट निकलती है अलराजा नाम की। अब ये अलराजा नाम की जो बोट थी वो एक्चुअली में 26 अप्रैल को पाकिस्तान से निकलती है। इसके बारे में हमें थोड़ी सी पहले ही जानकारी मिल जाती है। किसको मिल जाती है? दो टीम हमारे यहाँ पर ऑपरेशन करती हैं, एक करती है एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और दूसरी होती है एनसीबी। एनसीबी का क्या मतलब है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स वही बात होती है जिसमें हीरोइन आ गया है या फिर अदर टाइप ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी, गुजरात कोस्ट के ऊपर हम इनको देखते हैं, और ये कहाँ जा रही थी, यहाँ से इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, पोरबंदर से निकलने वाली थी। लेकिन तभी हमारी जो टीम है वो इनके ऊपर यहाँ पर हमला कर देती है या इनको पकड़ लेती है, और यहाँ से हमें 86 केजी हीरोइन मिलता है, जिसकी कीमत अगर मार्केट के अंदर देखी जाए तो लगभग 600 करोड़ रुपए की थी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से जब्त कर लिया, सीज कर लिया। ऐसा ही एग्जाम्पल और हुआ था। अब ये इसी हफ्ते की दूसरी रेड या दूसरा ऑपरेशन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है प्लस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, इन दोनों के द्वारा किया गया था। पहला मिला था राजस्थान के अंदर इसी वीक में, उसमें हमें 300 करोड़ रुपए की यहाँ पर क्या मिली, हीरोइन ना मिलते हुए दूसरे टाइप का जो यहाँ पर सब्सटेंस है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसको बिगेस्ट नारकोटिक्स ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हीरोइन के होते हुए, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब इसको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि मेथामेफेटामाइन। तो मेथामेटाफामाइन क्या है, ये खुद में फिर से एक साइटोस्कैर्फिक हम देख सकते हैं सब्सटेंस है। और ऐसे ही हमें पता चल रहा था कि कैसे यहाँ पर हमारी जो इंटरनेशनल उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन का, वहाँ से
होते हुए क्या करने वाले थे, कुछ इन्होंने इंडिया के अंदर उतारने की पूरी पूरी कोशिश की होगी, डाल दिया होगा, कुछ ये फिर श्रीलंका की तरफ निकल रहे थे लेकर, ऐसे ही कर करके ये इसको बेचने वाले थे। अब इसका जो हेड था वो कौन था, यहाँ पर शिप के ऊपर हम देख पाते हैं, बोट के ऊपर एक्चुअली में 62 साल का एक मास्टर था इसका, जो कि था नाज़िर हुसैन अज़ाम खान। अब उनको बुलेट से इंजरी हुई, क्योंकि मान नहीं रहे होंगे, पकड़वाना नहीं चाहते होंगे, तो हमारी जो स्क्वाड टीम थी उन्होंने बुलेट चलाई और उनको इंजरी हुई। हालांकि उनको बचा लिया गया है, बुलेट को भी निकाल दिया गया, उनकी बॉडी से मेडिकल जो केयर है उनको वो प्रॉपरली दे दी गई थी। खैर, अच्छी बात है कि ऐसे ऑपरेशन होने से हमें पता चल जाता है कि ऐसी समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं अभी भी, और बहुत सारी सराहनाएं टू ATS एंड NCB। फ़िलहाल यही जानना है कि ATS एक्चुअली में क्या होती है। तो टेररिस्ट स्क्वाड है, तो हमें पता है कि आतंकियों के खिलाफ में ये काम कर रहे हैं, राइट। तो इनको पता होता है कि टेररिज्म की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत रहकर हमें क्या क्या यहाँ पर स्टेप उठाने हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, मेरा एक टेलीग्राम के ऊपर भी UPSC स्प्रिंट करंट अफेयर नाम से चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां का फ़ायदा यही होगा कि जो भी आर्टिकल हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके प्रीलिम्स के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही में मेंस के लिए भी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। जो PYQ होते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, वो आपको क्विज फॉर्म में मिल जाते हैं, सो दैट जो भी आपने पढ़ा है उसको आप क्या कर सकें, नॉलेज को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके भी देख सकें। इसके अलावा जो यूट्यूब की वीडियो ये आप देख रहे हैं, इसी की PPT आपको मिल जाती है, सो दैट अगर आपको रिवाइज करना है तो रात को सोने से पहले आप 2 या 3 मिनट का टाइम दें और रिवाइज इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना राइज टू $101 बिलियन वाइल एक्सपोर्ट स्टेगनेट। देखिए, अब इन शब्द को हम समझेंगे एक एक करके कि ये क्या बोल रही है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमें क्यों पढ़ना है। हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन GS पेपर 3 में ही। अब की बार इंटरनल सिक्योरिटी की बजाय हमें किस में पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है, साथ ही में GS पेपर 2 से भी हम इसको रेलिवेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम इसको जोड़ सकते हैं, और वहीं पे जो हमारी गवर्नेंस की पॉलिसी है कि हम किस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड या पॉलिटिकल लेवल पे, उससे भी हम इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है मेंस के अंदर तो बिल्कुल यहाँ से एग्जाम्पल दिया जा सकता है। बात करें इंडिया के इंपोर्ट की। इंपोर्ट देखिए, 2 शब्द होते हैं हिंदी के अंदर, एक होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात। आयात का मतलब ही होता है कि आपके यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है, तो इंपोर्ट क्या होते हैं, आयात। कोई चीज़ हमने ली है, तो हम चाइना से जितना सामान मंगाते थे वो हमने 101 बिलियन से ऊंचाई की तरफ में बढ़ा दिया है, यानी ज़्यादा सामान क्या है हम चाइना से मंगवा रहे हैं। जब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की या फिर निर्यात की, वो क्या है, स्टेगनेट है। स्टेगनेट का क्या मतलब होता है, स्टेगनेशन का मतलब होता है एक ही जगह पर रुका हुआ, यानी कि वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ऑलमोस्ट स्टेगनेट चल रहा है। अब हम देखते हैं कि ये क्या बात की जा रही है। तो 2023-2024 के लिए यहाँ पर डाटा निकाला गया, और इस डाटा से हमें पता चलता है कि पहले जो हमारा यहाँ पर 2018-19 में लगभग 70 बिलियन तक का इंपोर्ट होता था, वो अब बढ़ के कितना हो गया है, 101 बिलियन का हो गया। 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ रुपए, अगर मैं बताऊँ आपको रुपए या डॉलर या करेंसी कुछ भी, तो 1 बिलियन के अंदर क्या होती है, 100 करोड़ यहाँ पर होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो गुड्स का शेयर है, इंडस्ट्रियल गुड्स का शेयर सबसे ज़्यादा बड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा शेयर के लिए एक टेबल दी गई है, काफ़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, साफ साफ दिखाई दे रही होगी। तो पहले नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, जो कि 43.9% यहाँ पर शेयर बन गया है, इंडिया के अंदर आ रहा है। रिपोर्ट और ये डाटा किसके द्वारा दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है GTRI के द्वारा। अब GTRI क्या होती है, GTIR का मतलब होता है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। ये एक संस्था है जो कि इसके ऊपर पूरा का पूरा डाटा, आंकड़ों को यहाँ पर मेंटेन करती है। मशीनरी अगेन आ रही है, 39.7% के राइट से बढ़ी है वो। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग भी बढ़ा है 38.2% के हिसाब से, बहुत ज़्यादा आप टेक्सटाइल और क्लोथिंग को देख पाएंगे। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल में 26% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, और ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार वगैरह जो इंडस्ट्री है व्हीकल की, वहाँ पे भी हम देख पाते हैं 26% से ये जो बढ़ोतरी है दिखाई दे रही है।
और जो हम देखते हैं कि कैसे चाइना का जो गुड्स का इंपोर्ट होता है चाइना से, वो लगभग 2.3 गुना फास्टर बढ़ा है जितना हम पहले यहाँ पर टोटल इंपोर्ट करते थे पिछले 15 सालों में। तो 15 सालों से अगर कंपेयर किया जाए पिछला एक साल, तो ये ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ऑल्दो हमारे दोनों ही कंट्रीज़ में इशू अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हम लोग क्या बन गए, फ्रेंडली कंट्री बन गई है। रेदर हमारा गलवान वैली का जो इशू है, जिसकी वजह से हमने ट्रेड और जो कुछ ऐप्स वगैरह थे जिनको यहाँ पर बंद किया था, बैन किया था और ट्रेड को भी बंद कर दिया था, वो इशू अभी तक यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल ट्रेड फिर से वापस से यहाँ पर शुरू हो चुका है। स्टेग्नेशन एक्सपोर्ट्स की बात करें, यानी निर्यात की बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो हम देख पाते हैं कि 2018 से 2019 और 2023 से 24 इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है चाइना का, वो लगभग हम देखते हैं 16 बिलियन एनुअली के ऊपर रुका हुआ है। कहाँ हम 101 बिलियन तक का सामान एक साल में मंगवा रहे हैं और कहाँ हम केवल 16 बिलियन का ही वापस भेज रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दो शब्दों को समझना पड़ेगा। एक होता है डेफिशिएट। डेफिशिएट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की कमी होना, और दूसरा होता है सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है। अब सोचिए ये बात, आपको 100 रुपये का ही हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। 100 रुपये की आपने किसी से कोई बार्टर में चीज़ ले ली है, ठीक है, कोई सामान ले लिया है। अब आपने कोई सामान लिया 100 रुपये का, तो आपने उस गुड्स उसको बोल सकते हैं ठीक है आपने खर्च कर दिया है, अभी आपके पास क्या हुआ 100 रुपये आपको इनको देने थे। लेकिन ये कहते हैं चलिए ना मैं भी आपसे कोई सामान ले लेता हूँ। मान लीजिए चाइना है, ये हम क्या है, इंडिया है, हमने 100 का लिया। ये कहते हैं कि मुझे 16 रुपये का आपका कोई चीज़ पसंद है, काम कीजिए आप 16 रुपये की ये चीज़ मुझे दे दीजिए, बचे हुए पैसे जितने बच जाते हैं यहाँ पर 84 रुपये, वो आप मुझे कैश में या फिर मनी के रूप में दे दीजिएगा, राइट, कैश में दे दीजिएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है, बिल्कुल सही बात है, 16 रुपये तो हमारे बचेंगे, हमें कैश नहीं देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, गुड्स को वापस से दे देंगे चाइना को और यहाँ पर 84 रुपये ही उसको देने पड़ेंगे। तो अब आप खुद सोचिए इसमें चाइना का फ़ायदा है या आपको इंडिया का फ़ायदा दिखाई दिया। इंडिया को सामान भी दिया लेकिन उसके अलावा कैश भी देना पड़ रहा है। चाइना को सामान लेने के बाद में भी एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है। तो फ़ायदा किसका हो रहा है, प्रॉफिट, उन्होंने जो गुड्स बनाए थे उसके ऊपर उनका प्रॉफिट आएगा, राइट, 2% का, 1% का, किसी पे 10% का, किसी पे 20% का, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द गुड। तो उसी हिसाब से यहाँ पर चाइना तो ले रहा है सरप्लस, उसका तो हो रहा है इकोनॉमिक लेवल पे ट्रेड सरप्लस हो रहा है कि हाँ वो तो अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन इंडिया को देखें तो इंडिया का क्या हो रहा है, इंडिया का हो रहा है ट्रेड डेफिशिएट, जो कि एक हार्मफुल चीज़ें हैं कि एक तो हमारी इसकी वजह से करेंसी का लेवल जो होगा वो डाउन जाएगा, दूसरा इससे हमारे खर्चे एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तीसरा हम देखते हैं कि हमारी मार्केट में इसमें ग्रोथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो यही सामान अपने खुद के घर में बना सकती है वो इनके ऊपर नहीं बना पाएंगे, उनकी कॉस्ट में भी ज़्यादा आ रही है। छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाइना इतनी सस्ते में क्यों बना पा रहा है कि बेच भी रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी लगाई हुई है, लेबर जो है वो चीप रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप एक सामान को बनाते हो तो उसकी कॉस्ट एक्चुअली में घट जाती है। सो इन्हीं सारी कारणों से हम देखते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है जो हमें पता चल रही है। फिलहाल के लिए क्या होना चाहिए कि जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है हमारी, उसके ऊपर ये केवल इकोनॉमिक लेवल पे हमें प्रभाव नहीं डाल रही है, बल्कि सिक्योरिटी के डायमेंशन में भी, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें भी ये अफेक्ट कर रही है। तो इसी वजह से इसको संभालने के लिए एक बार जो हमारी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, जो हमारी नीति बनी हुई है, उनको ज़रा दोबारा से सोचने और विचारने की ज़रूरत है। उसके ऊपर एक बार दोबारा से रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत है कि हम ठीक दिशा में चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ऑब्वियसली नहीं चल रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो जो नीति बनाने वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं, स्ट्रेटजीज बनाने वाले बैठे हुए हैं, उनको भी एक बार दोबारा से आंकड़ों के हिसाब से चलना चाहिए, सोचना चाहिए। और हमें हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकती हैं, उनको थोड़ा सा बूस्ट देना चाहिए। जितना पैसा हम क्या कर रहे हैं चाइना तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका अगर हम 20% भी यहाँ पर बूस्ट में लगा देंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के, तो वो हमारे घर में ही सामान बनना शुरू हो जाएगा, फिर हमें दूसरे से क्यों चाहिएगा, राइट। तो इसी वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली एक जो जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर है चाइना जैसा, उसको हमें इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए।
नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन। आर्टिकल जो है ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल बात कर रहा है NHRC accreditation status faces review test this week after being held in 2023। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में NHRC है क्या। NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या है, हमारा इंडिया का ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार का क्या है, कमीशन है। चलिए, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि ये GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, सोशल जस्टिस में ये आता है। दूसरा हम देखते हैं GS पेपर 4 यानी कि इथिक्स का जो आपका पेपर होता है उसके अंदर भी प्रॉपर्टी आती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यानी कि अपने मॉरल्स और इथिक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है। और जो एक मॉरलिटी रहनी चाहिए यहाँ पर किसी भी संस्था के अंदर में, किसी का भी एक मॉरल कोड होना चाहिए, वो अगर नहीं निभाया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए आर्टिकल बात कर रहा है कि जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का हमारा ह्यूमन राइट्स का कमीशन है उसके सामने इंडिया के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जाना पड़ेगा और उसके सामने जाकर उसका क्या होने वाला है, रिव्यू होने वाला है। ये सवाल उठ रहे हैं कि जो जिस उद्देश्य के साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कभी बनाया गया था, जो एम लिया गया था, जो यहाँ पर लक्ष्य लिया गया था, क्या वो आज भी उस लक्ष्य के ऊपर अड़िग है या फिर अब ये अपने लक्ष्य से हम देख पाते हैं कि हिल चुका है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए जो मीटिंग होने वाली है ना ये जिनीविया में होगी। जिनीविया कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड की एक्चुअली के अंदर कैपिटल हम देख पाते हैं जिनीविया को। और जिनीविया के अंदर में ये जो मीटिंग होगी, इसके अंदर एक डिसीजन लिया जाएगा कि इंडिया की ह्यूमन राइट बॉडी उसने अपना स्टेटस जो उससे उद्देश्य से बनाया गया था, जो उसको एक स्टेटस दिया गया था, क्या उसने अपने स्टेटस को अभी तक मेंटेन किया है या नहीं किया है। NHRC की जो रेटिंग है वो 2023 में ही होल्ड पे रख दी गई थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कुछ कंसर्न्स आ रहे थे, कुछ चिंताएं उनको लग रही थी इसके कंपोजिशन के प्रोसेस के ऊपर कि जिस प्रकार से ये बना हुआ और जिस प्रकार से अब ये काम कर रहा है इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अंदर बहुत सारे पुलिस पर्सनल्स आ चुके हैं, यानी वो ह्यूमन राइट्स के अंदर क्यों आए हैं पुलिस के लोग, उसका जो कंपोजिशन हो रहा है, तो इस बात पे चिंता है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। अब पुलिस ने ही मान लीजिए किसी का ह्यूमन राइट्स तोड़ दिया है, राइट, क्योंकि उनके पास क्या है, पावर भी है, अथॉरिटी भी है। अब उन्हीं को जो सजा देनी है वो भी पुलिस के पर्सनली बैठे हुए ऊपर, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। इसी वजह से ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जहाँ पर इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होने की वजह से दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ जेंडर यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि ज़्यादा मेल हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जेंडर पर्सपेक्टिव, अब ह्यूमन राइट्स तो किस किस के हैं, इंसानों के हैं। ह्यूमन राइट्स सिर्फ मेल्स के तो नहीं है, आदमियों के तो नहीं है, या फिर फीमेल्स के नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि केवल महिलाओं के ह्यूमन राइट्स होते हैं या केवल बच्चों के होते हैं, ये तो सबके होते हैं ना, जो भी आपको एज ए ह्यूमन दिखाई देता है। अब उसके अंदर ह्यूमंस में कौन कौन आ जाते हैं, हम देखते हैं मेल आ जाते हैं, फीमेल आ जाते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, ओल्ड अडल्ट आ जाते हैं, जो आपके LP हम बोलते हैं, यहाँ पर कम्युनिटी जो होती है वो सब यहाँ पर आ जाती है। तो ये सब जो कम्युनिटीज़ हैं, सब जो लोग हैं, जो भी एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पर है, चाहे डिसेबल जो कम्युनिटी होती है लोगों की वो आ जाती है, तो ये सब के सबके खुद के ह्यूमन राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो आप इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि आपके कंपोजिशन के अंदर मान लीजिए ऑफिशियली सारे के सारे 50 मेंबर हैं और उन 50 मेंबर में से केवल 5 महिलाएँ हैं, केवल एक ऐसा मेंबर है जो कि फिजिकली चैलेंज है, केवल एक ऐसे मेंबर हैं जो कि जो यहाँ पर LSBT कम्युनिटी है उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को दिखा पा रहे हैं। अब जो डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पर वो माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा और डिसीजन बताएगा कि हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी रेटिंग क्या होगी, क्या उसको रेटिंग में A मिलेगा या रेटिंग में B मिलेगा। अब आप सोचेंगे रेटिंग के अंदर AB से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए रेटिंग के जैसे
आप कोई एग्ज़ाम लिखते हैं, उस एग्ज़ाम के ऊपर आपकी जो क्षमता है और आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, ए मिलती है या फिर A+ मिलता है या फिर B मिलता है, C मिलता है, D मिलता है, राइट। तो हमें समझ में आता है कि D के आसपास क्या हो जाता है, कोई भी इंसान जो है वो फेल हो गया अपने काम को बिल्कुल करने में। अब जैसे इंडिया का स्टेटस जो कभी A होता था, अब अगर वो रेटिंग B हो जाएगी तो आप ये सोचेंगे कि हमारी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, डिग्रेड हो गई है, नीचे की तरफ चली गई है। तो इसी वजह से, इस डिग्रेडेशन की वजह से हम देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड यहाँ पर आपका जो बनी हुई है ट्रीटी जो है वर्ल्ड के अंदर, उसमें क्या होगा, UNGE यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली भी यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस की, उसके अंदर भी जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसके सभी के अंदर जो हमारा अधिकार है वोटिंग का और जो हमारी एबिलिटी है कि हम वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर ये हमारी जो रेटिंग होगी वो असर डालेगी। तो इसी वजह से होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इंडिया एक्चुअली में अपनी जो रेटिंग है उसको A ही बरकरार करवा पाए, क्योंकि इससे हमें अलग जो है वो पोटेंशियल मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये समझा जा रहा है कि वो अलग अलग कंट्रीज़ के पास जा रही हैं कि वो जो ये रिव्यू प्रोसेस होगा उसके अंदर इन्वॉल्व हो और ये जो केस होगा इसको डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू किया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए और हमारी, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा है, तो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से क्या होना चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ये दूसरी बार हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से यहाँ पर लिस्टिंग डाउनग्रेड होने की संभावना है। सिंस बीइंग एक्सीडेटेड इन 1999 से ही क्या हो रहा है, हमें रेटिंग मिल रही है, हमारी जो है वो टेस्टिंग होती है और इंडिया हमेशा 2006 तक A की जो रैंकिंग होती है उस पर डटा हुआ था। 2006 और 2011 के बीच में इसका जो स्टेटस है वो थोड़ा अलग हो जाता है, B चला जाता है। 2016 के अंदर हम फिर से A के ऊपर आ जाते हैं और अब हमारा जो 6 पॉइंट का सबमिशन करवाया गया है फिलहाल के लिए 2023 के अंदर SCA के द्वारा, उसमें हम देखते हैं कि NHRC जो है वो अपनी कंडीशंस को, जितनी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होनी चाहिए इस सिचुएशंस ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखने के लिए, उसमें क्या हो गया है, फेल हो गया, दिखा नहीं पा रहा है, उतना कैपेबल नहीं हो रहा है, उतनी योग्यता जो है उसकी वो शो नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से 2023 में अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उठ गई है कि कैसे यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पता नहीं हमारी जो रैंकिंग है वो A की अब रह भी पाएगी या नहीं रह पाएगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अब बढ़ते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो हमारा है पैलेस टू अनवील ट्रू कॉपी ऑफ रवि वर्मा इंदुलेखा। देखिए ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है किस प्रकार से कि यहाँ पर जो रवि वर्मा जो थे, जो कि एक आर्टिस्ट होते थे और उन्होंने एक रेवोल्यूशन वो लेकर आए, खासकर कि आर्ट फॉर्म के अंदर। उनकी जो पहली रियल पेंटिंग हम जिसको बोल सकते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं यहाँ पर इंदुलेखा की। अब इसकी एक कॉपी को अनवेल किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? किल्लू मनोर पैलेस के अंदर। आर्टिस्ट जो रवि वर्मा थे वो क्या करते हैं, 1848 के अंदर उनका यहीं पर जन्म होता है और उनकी 176वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इंदुलेखा जो है वो काफ़ी माइक्रो डिटेल्स के साथ में रवि वर्मा ने बनाई हुई थी। यहाँ पर एक मैगजीन वो लिखते हैं, नॉट मैगजीन एक्चुअली, के अंदर एक नोवेल वो लिखते हैं और उस नोवेल की जो हीरोइन होती थी वो होती थी इंदुलेखा। और इंदुलेखा जो इस फोटो में दिखाई दे रही है वो क्या कर रही है, एक लेटर को अपने हाथ में लेकर बैठे हुई है। तो जो इसके हीरो थे उनकी तरफ से ये लेटर आया हुआ था और ये उनकी जो लव है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं पूरा का पूरा। उनकी एक ऐसी ही इसी से रिलेटेड एक और पेंटिंग है जिसको बहुत ही फेमस नेम से जाना जाता है, रिसाइकलिंग लेडी के नाम से। अब ये माना गया है कि ये जो पूरी की पूरी इसकी जो मोटिवेशन थी या इन्फ्लुएंस था वो एक्चुअली में मॉडल जो बनाया गया था वो इंदुलेखा से ही यहाँ पर बनाया गया था। ऑयल पेंटिंग जो इंदुलेखा की है उसके अंदर उनके लवर माधवन जो हीरो है उनकी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नोवेल के उनसे रिलेशन में इसको पूरा का पूरा दर्शाया गया। तो इसको क्या करने वाले हैं, पब्लिक डोमेन के अंदर अभी रिलीज़ करने वाले हैं।
खैर थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि जीएस पेपर 1 प्लस प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर क्या पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग सवाल आ जाते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न आर्ट का एक भाग है। तो इसके बारे में इतना ही आपको जानना चाहिए था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी दोनों में। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी आती है, उसके फिनोमिनाज आते हैं। हम देख पाएंगे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ज्योग्राफी के फिनोमिनाज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और फिर वो हमारा जो ऑल ओवर पर्यावरण है उसके ऊपर क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। एंटी साइक्लोन्स हैंगिंग इवन नाउ ओवर इंडिया, लिंक वार्मिंग टू हीट। देखिए क्या बात की जा रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड वार्मिंग ईयर था 2023 का, जिसने सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर तोड़ दिया, इतनी गर्मी 2023 में हुई थी, अभी तक उसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों हुआ था। अब उससे एक्सपेक्टेड ये हो रहा है कि इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, जैसे कि इल नीनो का आ जाना ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, क्या इल नीनो का इफ़ेक्ट है प्री मानसून के अंदर, क्या अभी जो हम बातें कर रहे हैं इनका इंटरलिंक है, क्यों 2024 जो है वो भी इतना गर्म ईयर है, क्या एंटी साइक्लोन यहाँ पर असर डाल रहे हैं। इसी को समझने के लिए इस आर्टिकल को लिखा गया है। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ग्लोबल वार्मिंग को समझने की, जो जटिलताएं है यहाँ पर वैश्विक स्तर के ऊपर जो गर्मी हो रही है, वार्मिंग हो रही है, उसको समझने के लिए तो हम देखते हैं कि देखिए लोकल वेदर से तो उसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी वजह से हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा जो कि पूरे के पूरे ग्लोब के लेवल पे हो। अब ये जो ग्लोब के लेवल का मॉडल है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप पूरे ग्लोब को जब एक जगह पर ले आएंगे, एक मॉडल बना देंगे, तो आप समझ पाएंगे कि इंडिया में गर्मी हो रही है, उसी टाइम पे हो सकता है कि यूरोप के स्विट्जरलैंड में ठंड हो रही है, उसी टाइम पे क्या यहीं पे भी हीट वेव्स आई है, यूरोप में भी हीट वेव्स आई है, जो कि काफ़ी मुश्किल फिनोमिना था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन चेंज हो रहा है ज्योग्राफी के अंदर, कहाँ पे क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, तो उनके पीछे के जो कारण हैं उनको समझ पाना क्या हो जाएगा, आसान यहाँ से नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि जो ये पूरा का पूरा फेज़ है स्ट्रॉन्ग इल नीनो का 2023 में देख पाते हैं हम। अब इल नीनो क्या होता है, देखिए जब इल नीनो होता है और ला नीनो होता है, ये दोनों ही ऐसे कंसेप्ट हैं जो क्या करते हैं, पैसिफिक महासागर में हम इनको देख पाते हैं। इल नीनो जब होता है तो इंडिया के अंदर मानसून जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, यानी कि डिक्लाइन मोड में होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसिफिक के अंदर हम देख पाते हैं कि हवाएं जो गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, हवाएं उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही है ह्यूमिडिटीज़ को लेकर, तो नमी को लेकर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो पहले ही बरस जा रही है, इंडिया तक वो पहुँच नहीं पा रही है क्योंकि उनकी ताकत ज़्यादा नहीं है। ला नीनो में इसका विपरीत होता है। हम देखते हैं इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके अंदर स्ट्रॉन्ग जो हवाएं हैं वो निकल कर आती हैं, और जब ये निकल कर आती है तो इनमें नमी होती है, जब भी ये किसी चीज़ से टकराती है, मे भी ये थक जाती हैं, लाइट होती है, या किसी पहाड़ से टकराती हैं, तो उससे होते ही ये क्या करती है, रेनिंग कर देती है। तो ला नीना, अब इसमें आप इसको आसान रखने के लिए कि कैसे याद रहे, तो इल का मतलब तो आप छोड़ दीजिए, ला से आप इसको याद रख लीजिए, ला नीना यानी कि ला रेन। तो आप इसको रेन की तरह भी देख सकते हो कि इंडिया में ये रेन लाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में भी ला रही है, वहाँ पे उल्टा हो रहा है। वहाँ पे ला नीना के अंदर बारिश कम हो रही है, एल नीना के अंदर वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि चेंज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हवाएं जो है वो उधर की तरफ से ठीक ठाक चल रही है, लेकिन इंडिया तक वो नहीं स्ट्रांगली पहुँच पा रही। ये होते हैं कंसेप्ट। तो हम देख पाते हैं कि ग्लोब को वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म किया गया था। फिर हम देखते हैं कि जो कूलर टेम्परेचर होता है पाकिस्तान और इंडिया और वेस्ट बंगाल के अंदर मार्च के अंदर, वो भी इल नीनो का ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक हम देख पाते हैं कि ये सारी जो गर्म हवाएं हैं वो उतनी स्ट्रोंगली, उतनी ज़्यादा तेज़ी से पहुँच ही नहीं पा रही हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है और इसका क्या रिलेशन है, जो ये हीट वेव्स आने वाली है इंडिया के अंदर और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका क्या संबंध है आपस के अंदर। हीट वेव्स क्या होती हैं, लू वगैरह जो चलती हैं। तो इंडिया के जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपको बड़े खतरों से बचना है तो देखिए इंडिया में हीट वेव्स चल रही हैं, आप लोग जो है छोटे छोटे अपने समाधान करके रखिए, डिहाइड्रेट मत होइए, पानी लेके चलिए, डायरेक्ट सन के कंटेक्ट में मत आइए, छतरी हो या
या फिर कोई आपके पास कपड़ा हो तो उसको हमेशा अपने सर के ऊपर रखिए, बच के रहिए यहाँ पर। अब इसका रिश्ता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक्चुअली के अंदर हम देखते हैं कि एक यूनिक लोकली हीट वेव्स को यहाँ पर क्या करती है, निकाल देती है। तो हमें दिखाई देता है, अब नॉर्थ इंडिया में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में लू का नाम होता है, साउथ इंडिया में इसका अलग नाम होता है, ईस्टर्न इंडिया में अलग जो हीट वेव्स है वो चलती है। लोकली इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं और लोकल लेवल पे ही ये मॉड्यूलेट करते हैं हीट लेवल को कूल बैकग्राउंड टेम्परेचर के टॉप के ऊपर में, कि कैसे ये काम करेंगे। अब हीट वेव्स जो होती है इंडिया के अंदर वो स्पेशल कंसर्न इस सीजन का फिलहाल के लिए बन गए हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, काम करते हैं वैसे भी लोग, तो जनरल कंसर्न तो वो सभी के लिए अभी फ़िलहाल है, सभी पे एक जैसा असर वो डालने वाली है। और वह जो सर्कुलेशन का पैटर्न होने वाला है हीट वेव्स का, तो हम देखते हैं कि ये भी हमारी जो प्रिडिक्शन है उसका एक अलग फोकल पॉइंट यहाँ पर दिखाई देता है, कि कैसे हम अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि मार्च के अंदर ऐसा लग रहा है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन के ऊपर एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन होने की भी संभावना है। अब साइक्लोन यूजुअली कैसे चलता है, इस प्रकार से यहाँ पर साइक्लोन जाता रहता है, ऊपर की तरफ उठता रहता है। एंटी साइक्लोन होता है जब क्लॉकवाइज साइक्लोन बनना शुरू हो जाए। क्लॉकवाइज बनेगा तो क्या होगा कि उसके आसपास में बहुत बड़े बड़े बवंडर बनेंगे, उसके बीच का जो पॉइंट होता है यहाँ पर क्या होता है कि हवा नीचे की तरफ जा रही होती है। क्यों जा रही होती है नीचे की ऊपर तरफ, क्योंकि ऊपर से जब हीट की तरफ, देखिए कभी भी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गर्म हवा होती है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता है। हालांकि ये एल्टीट्यूड के ऊपर तो निर्धारित नहीं है, अगर आप ऊंचाई में जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर घटेगा, वहाँ पर प्रेशर और भी बढ़ता रहेगा। लेकिन हम इसको देख सकते हैं कि अगर वर्टिकल हम चलते हैं दुनिया में कहीं भी, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो काम होगा वो इसी प्रकार से होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमेशा, अब टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, तो हवाएं जो है गर्म वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ जाने लगी, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं रहा है। और जो ठंडी हवा थी वो उनकी जगह नीचे की तरफ आने लगी, क्योंकि स्पेस को तो खाली नहीं छोड़ सकते ना, आप ऊपर तभी पहुंच पाएंगे जब वहाँ का स्पेस आपको खाली मिलेगा। एंटी साइक्लोन में यही हो रहा है, बीच में उसकी ठंडी हवाएं नीचे की तरफ जा रही है और बाहर से उसकी बहुत बड़ी बड़ी हवाएं और एक बहुत ही ज़्यादा गर्मी बन जाती है, क्योंकि फ्रैक्शन हो रहा है ना। अब फ्रिक्शन होगा तो हीट रिलीज होगी, ये साइक्लोनिक कंडीशंस हमें दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार से साइक्लोन जो है वो हो रहा है, बीच में उसकी एक फोकल पॉइंट है जिससे यहाँ पर हवा नीचे की तरफ जा रही है और सराउंडिंग से उसकी हवा यहाँ पर हमेशा ऊपर की तरफ जा रही है। ये एंटी साइक्लोन की कंडीशन है जो कि फिलहाल हमें नॉर्थ इंडियन ओशन की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से ओडिशा के अंदर एक अनयूजुअल असामान्य रेनफॉल भी हमें होता हुआ दिखाई दिया। अब हमें समझ में आ रहा है कि इसके मिडल से जो एयर सिंक हो रही है डाउन की तरफ में, जैसे ही ये हवा ग्राउंड को हिट करती है वैसे ही ये कॉम्प्रेस्ड हो जाती है और गर्म हो जाती है, और इसी वजह से ये क्या करती है, एक हाई प्रेशर हीट डोम बना देती है, क्योंकि ये ग्राउंड को एकदम से स्ट्रोंगली जो है वो हिट कर रही है, नीचे आ रही है एकदम से। उसी टाइम पे हमने देखा कि इसकी हीट रिलीज हो गई। तो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो होगा वो वही यहाँ पर एक्सप्लेन करा। अभी दुबई में जो फ्लड्स आई है, दुबई जैसे शहर के अंदर हम सोच ही नहीं सकते थे कि फ्लड आ जाए, और वो भी बारिश से, जहाँ पर रेगिस्तान जैसी कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ पे जो हिस्टोरिक दुबई फ्लड्स है उसके कारण को भी हम एंटी साइक्लोन से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटी साइक्लोन्स हीट को कैसे बढ़ाते हैं। तो देखिए जो ये पर्सिस्टेंट एंटी साइक्लोन होते हैं वो अनयूजुअल ही ना होते हुए वो प्री मानसून का जो सीज़न होता है उसमें क्या करते हैं, अलग अलग जो जेट्स होती हैं, जेट्स होती हैं हवा, ये सारे जो मैं आपको वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ये आपको बेसिकली एक बार अपनी ज्योग्राफी की किताबें खोल कर, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी जो है क्लास 11th की, वहाँ से जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान से इनको समझना पड़ेगा।
तभी जाकर आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ जो इंडियन ईस्टर्ली जेट्स की, यानी ये भी क्या होती हैं, जेट्स हैं, हवाएं हैं, चल रही हैं, इंडियन ईस्टर्ली है। अब ये आपको मैं बता देती हूँ कि हवाएं जिस दिशा की तरफ जा रही होती हैं तो उनको उसी नाम से जाना जाता है। कोई अगर हवा वेस्ट की तरफ जा रही है तो वो वेस्टर्ली हो जाएगी, ईस्ट की तरफ आ रही है तो ईस्टर्ली हो जाएगी, राइट। वो आ चाहे कहीं से भी रही हो, लेकिन उसको जहाँ पर वो जा रही है उस तरफ से उसको नापा जाता है, बोला जाता है। तो जो इंडिया की ईस्टर्ली जेट्स होती हैं वो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, और जेट्स कहाँ पर चलती हैं, अब इसके लिए हमें फिर से एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा। हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम आराम से देखते हैं पहली लेयर को जो कि है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर जाते हैं तो हम पहुँच पाते हैं स्ट्राटोस्फेयर के ऊपर, उसके ऊपर जाते हैं और स्ट्राटोस्फेयर में यहाँ पर क्या होती है, ओजोन भी होती है। उसके ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे मेसोस्फेयर में, यानी कि ये अलग अलग स्फेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के। उससे ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर एक्सोस्फेयर के अंदर या फिर आइनोस्फेयर के अंदर, और उससे ऊपर आता है एक्सोस्फेयर। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये हमारे एटमॉस्फेयर का है। जेट हम ज़्यादातर देखते हैं स्ट्राटोस्फेयर के अंदर। तो जो अपर एटमॉस्फेयर है इसमें क्या होती है, जेट्स चलती है, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जेट्स होते हैं उनका नाम भी इसी वजह से रखा गया है कि उनको हम कहाँ से चला रहे हैं, यहाँ से चला रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि जब ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर शेप लेना शुरू कर देती हैं लगभग 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर अरेबियन सी, पेनिनसुलर इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल के साथ में, तो एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली जेट एग्जिस्ट करता है नॉर्थ के अंदर। और वो दोनों जब ये एक साथ में ऐसी कंडीशन हो जाती है तो एंटी साइक्लोन के पैटर्न होने की पूरी संभावना हो जाती है जो इंडियन ओशन में आएगा। साथ में पानी उसके बहुत ज़्यादा होगा, और हमें पता है साइक्लोन क्या करता है, बहुत तेज़ी से, कभी वो इधर था तो अभी क्या हो गया, वो इधर पहुंच गया है, फिर वो क्या करेगा, क्योंकि समुंदर में है तो उसके अंदर पानी भी आ रहा है, फिर वो क्या करेगा, लैंड के ऊपर पहुंच जाएगा। लैंड के ऊपर आएगा तो उससे बारिश भी होगी, उससे नमी भी होगी। तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना जिससे निकलकर हमें दिखाई देते हैं आते हुए। अब ये हीट से कैसे रिलेट कर रहा है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सवाल यही है कि देखिए इस साल का जो हमारे यहाँ पर एंटी साइक्लोन होने वाला है वो डिपेंड करता है कि वो कितना ताकतवर है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला तो उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट डोम बन रहे हैं उसके अंदर में, राइट। जब वो कर रहा है नीचे उसकी, जब सेंटर से हवा एकदम से जाके ग्राउंड को टच कर रही है तो हीट डोम बन जा रहा है, और जब वो रिलीज हो रहा है साइड से तो क्या हो रहा है, अगेन हीट जो है उस एरिया के अंदर ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, जो कि ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हमारी जो ईस्टर्ली जेट्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्ट्रॉन्ग को कब होते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, कोई चीज़ अगर कोल्ड है तो उसके ऊपर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक ऐसे घूम नहीं पाएगी, नीचे की तरफ ही रहेगी। लेकिन जैसे ही किसी से आप प्रेशर हटा दोगे, फॉर एग्जांपल आप ये गाड़ी ही चला रहे हो, इस गाड़ी से जैसे ही आप ब्रेक को हटा दोगे तो इसकी एक्सेलरेशन चालू हो जाती है। मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपने गाड़ी से ब्रेक को हटाया, एक्सेलरेशन पे ऑलरेडी काम करना शुरू हुआ, तो भागेगी, बहुत तेज़ तेज़ भागेगी, राइट। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो क्या करेगी, कम हो जाएगी। वैसा ही वो हो रहा है कि हवाएं जो है उनसे जब प्रेशर हट जाता है तो वो बहुत तेज़ तेज़ भागती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, इधर उधर जाती हैं। तो यही कारण है कि हीट इससे आ रही है, और हीट वेव्स इससे एम्पलीफाई भी हो जाती हैं जब एंटी साइक्लोन आता है। एम्पलीफाई कैसे, कि जो हवाएं थोड़ा सा इस प्रकार से चल रही थी वो हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं, एम्पलीफाई हो गई, उनकी स्पीड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, ये हम देख पाते हैं। खैर फिलहाल के लिए इस सिस्टम को अभी हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसके लिए मिटिगेशन पे काम किया जाना चाहिए। और वो भी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में ही हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे पढ़ना होता है कि अगर डिज़ास्टर आ जाते हैं तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी होती है उसको 3 स्टेप अप्रोच पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें एक तो वो ऐसा सिस्टम बना दे जिससे पहले ही यहाँ पर इसको प्रिडिक्ट कर लिया जाए, इसकी भविष्यवाणी कर ली जाए, इसको समझा जाए। और दूसरा हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर दूसरे लेवल पे क्या किया जा सकता है कि एक रेडी स्टेप बनाया जा सकता है सीजनल आउटलुक के लिए। यानी हमें रेडी रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सीज़न के हिसाब से क्या क्या यहाँ पर संभावनाएं है, क्या क्या काम यहाँ पर हो सकता है, कैसे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हम देखते हैं कि मेडिटेरियन सी
के अंदर जब कुछ बदलाव आता है, वहाँ से जब ईस्टर्ली कुछ विंड्स होती है, तो इंडिया में उसकी वजह से ज़्यादा बारिश हो जाती है, अनयूजुअल असामान्य बरसात भी हो जाती है। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल और केवल जो लोकल हमारा यहाँ पर वेदर है, लोकल हमारे जो इंस्टेंसेस है उन्हीं से असर होगा। नहीं नहीं, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, बाहरी जो यहाँ पर फैक्टर्स है काम कर रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए एक रेडी हमें अप्रोच बना के रखनी चाहिए, स्टेप बना के रखना चाहिए कि हम किस समय पे क्या करेंगे। उसी हिसाब से हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पोटेंशियल के हॉटस्पॉट क्या हो सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा खतरा है, और उसी हिसाब से अपनी जो डिज़ास्टर से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस है, अपनी जो तैयारी है, उसको करते रहना चाहिए। प्रिपेयर्डनेस और रिकवरी करने के लिए देखिए, हर एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि इंडिया की जो प्रिडिक्शन सिस्टम और जो अर्ली वार्मिंग सिस्टम है वो लगातार इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि जहाँ पर समस्या होती है ना बड़ी, वहीं पर आपको उससे रिलेटेड समाधान भी दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग चैलेंजेस अब फिलहाल में बचे हुए हैं वो क्या है कि हम रिसेलियंस को बिल्ड कर सके, ताकि हमारी बेटर प्रिडिक्टर हो सके जो ट्रेजेक्ट्री है वेदर की, लोकेशन की, हाँ पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, हम उसको थोड़ा बेहतर बनाएं। दूसरा, हम लोग हमारे जो यहाँ पर प्रयास होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि हम 10 साल के टाइम स्केल के ऊपर भी दिखा सकें। जैसे आपने कभी गूगल अर्थ को देखा होगा, गूगल अर्थ में आपने इस चीज़ को देखा होगा कि कैसे आप एक ही लोकेशन को समय के साथ में टाइम लैप्स के ऊपर देख पाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ बन सकता है, टाइम लैप्स में आप देख पाएंगे 10 साल में यहाँ पर क्या हुआ, कब साइक्लोन आया, कब किन कंडीशन में कैसा बदलाव हुआ। तो टेक्नोलॉजी जब इतनी हो गई है तो एक टाइम स्केल हमें शो करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन करना चाहिए नेशनल और जो नेबरहुड के लेवल पे, और जो अर्ली वार्निंग है, डेज टू डिकेड्स, इन सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोग, सबको ट्रेन करना होगा ताकि वो एक सस्टेन्ड सक्सेस की तरफ में यहाँ पर बीच में आ सके। और जो इंडिया का सपना है, हमें सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो वो इसी के ऊपर यहाँ पर क्या हो गया है, बरकरार हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इसमें ज़्यादा काम, फोकस ज़्यादा इस पर करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरियर एविएशन। देखिए अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगेन जीएस पेपर 3 से ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसकी इम्पोर्टेंस इसी वजह से ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफेंस, और प्रीलिम्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कैरियर एविएशन क्या होता है। यानी कि शिप्स को यहाँ पर कैरियर बोलते हैं, कैरियर जो कि किसी चीज़ को कैरी कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, लेकर जा रहा है। और कैरियर का अब हम शब्द समझ चुके हैं। अब ये क्या कैरी कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े जेट्स आ जाते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि एयरप्लेन्स आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों को एक जगह से, या फिर गाड़ियाँ आ जाती हैं, कार्स वगैरह, किसी कंट्री से दूसरी कंट्री पानी के रास्ते से हम लेकर जा रहे हैं, ये हमारे हैं कैरियर। अब देखिए मार्च 5 से ही जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया के, एक है इंडियन नेवी INS यानी कि विक्रमादित्य, और दूसरा क्या है, इंडियन नेवी शिप इसको बोला जाता है। INS अगर आपको कहीं पे भी लगा हुआ दिख जाता है तो उसका सीधा मतलब होता है I से इंडियन, N से होता है नेवी और S से होता है शिप। तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों ने ही कैरियर ऑपरेशन की तरह काम किया है। ये क्या करते हैं, MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं हमारे पास, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर साइमल्टेनियसली लेकर जाते हैं डेक्स वगैरह के लिए। डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ सिंह है वो कह रहे हैं कि ठीक है अब हम इनको क्या करने वाले हैं और इसके ऊपर काम करेंगे। अब हमने इनकी एबिलिटीज़ को देखा, इनकी क्षमताओं को देखा कि बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो इस तरीके से इतने सारे जो उनके फाइटर जेट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर एज अ कैरियर की तरह इस्तेमाल कर पाते हैं, और इंडिया उनमें से एक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, और ज़्यादा इंडिजियसली डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करने वाले। जैसे INS विक्रांत जो है उसको हमने केवल और केवल इंडिया में ही पूर्ण तरीके से डिज़ाइन किया, और उसके बाद इंडिया में ही उसको कंस्ट्रक्ट किया, इंडिया में उसको बनाया है, खुद से बनाया है। उसको कमीशन किया गया था 2022 के अंदर। INS विक्रांत अभी फुल्ली ऑपरेशनलाइज्ड है, पूरे तरीके से काम करता है, ऑपरेशनल सर्किट जो है उसका रिकॉर्ड टाइम पे हो रहा है। और हम देख पाते हैं कि ये दोनों जो
कैरियर्स की हमने बात की, INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों ही वारशिप के लिए फ्रंट लाइन पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। इंडियन नेवी की कंबाइंड जो टन यहाँ पर आती है तो वो हम देखते हैं कि लगभग ये 1,40,000 टन तक का सामान को, या जो इंडियन नेवी का जो एयरफोर्स का भी होता है, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि INS विक्रांत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या वो सिग्निफाई करता है। एक कैरियर जो होता है उसको आप एक फ्लोटिंग सिटी की तरह भी देख सकते हैं। फ्लोटिंग सिटी का क्या मतलब है? फ्लोट का मतलब होता है किसी चीज़ पे तैरना, और फ्लोटिंग शहर का मतलब हो गया, फ्लोटिंग सिटी का मतलब हो गया फ्लोटिंग शहर। तो फ्लोटिंग शेड क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, या सिटी क्यों बोल रही हूँ, इसका कारण है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन होता है वो इस प्रकार से बना हुआ होता है। हम देख पाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, इसमें बहुत सारा क्रू रह सकता है, इसके अंदर खाने पीने के लिए चीज़ें बनाई होती हैं, इसमें हम देखते हैं कि किचन्स होते हैं, इसमें सामान रखा जाता है। तो आप एक पूरे के पूरे छोटे शहर की तरह इसको एज एन एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। अब इसका डिज़ाइन जो बनाया गया था वो बनाया गया था AIC के द्वारा, जो कि है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, जिसको लेटर बाद में विक्रांत के नाम से बोलना शुरू किया गया। 1999 में इसका डिज़ाइन शुरू होता है, लेकिन 2005 और 6 के अंदर प्रोबेबली हम देखते हैं कि इंडिया के शिप बिल्डिंग के अंदर इसका काम जो है वो शुरुआती लहर के अंदर सबसे पहले आता है। अब इसको जो डेवलप किया गया था और इसको प्रोड्यूस किया गया था वो कोलैबोरेटिव इफेक्ट था। किस किसने मिलके किया था? एक साथ मिलके यहाँ पर प्रयास किए थे, काम किया था। पहली जो थी वो थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, साई के द्वारा। दूसरा हम देखते हैं DRDO के द्वारा, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरे जो यहाँ पर थी वो थी इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर इस पर काम किया। और उसके बाद में अब क्या किया गया था, ये काम भी किया गया कि DMR 249 जो स्टील है, जो कि काफ़ी बेहतर स्टील है, क्वालिटी का बहुत अच्छा स्टील होता है, उसका इसके डेवलपमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेवरल अलग अलग प्रोसेसेस से किया जा सकता है। आप अलग अलग का काम, जो चीज़ें हैं, मटेरियल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2002 के अंदर एक 3D मॉडल जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो एक जॉइंट टीम के द्वारा 200 पर्सनल थे नेवी वारशिप के, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था और उसके अंदर उसका मॉडलिंग बनाया था। लेकिन फिर जो नील होती है विक्रांत की, वो फाइनली 2009 में ही शुरुआत होती है, जब उसको लॉन्च किया जाता है पानी के अंदर 2013 के अंदर, और 2009 में उसको पूरा 3D से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसको कंप्लीट किया जाता है। अब वो ट्रायल्स के ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है। अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2020 तक अब वो कमीशन होना शुरू हुआ है। 2013 से वो लगातार क्या कर रहा था, ट्रायल्स ही दे रहा था। तो अभी क्या क्या कंपोजिशन है INS के, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रांत जो है वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग के लेवल पे तो काफ़ी एक हम बोल सकते हैं कि आश्चर्यजनक चीज़ को उसको बनाया गया है। इसका जो टोटल एरिया है वो हम देखते हैं 12,450 मीटर के अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर ये बना हुआ है। इसके अलावा लगभग ये, अगर आप हॉकी की फील्ड आपने देखी होगी फॉर एग्जांपल के लिए, तो हॉकी की फील्ड काफ़ी बड़ी होती है, राइट, मैदान जो होता है। तो हम देखते हैं कि ये लगभग 2.5 जो हॉकी की फील्ड होती है उसके जितना बड़ा इसको बनाया गया है, इसका एरिया इतना बड़ा बनाया गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसके ऊपर इसकी जो लंबाई है वो 262 मीटर की है, और ये 62 मीटर का कितना है, चौड़ा है, यानी कि वाइड है। इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 इंजन्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप पूछेंगे इतनी डिटेल में क्यों बता रहे हो, क्योंकि देखिए ये जो इंजन्स होते हैं ना, चाहे वो रॉकेट्स के हो, चाहे वो PSLV, SLV, GSLV के हो, जैसे कि हमें पता है इसमें क्या लगते हैं, विकास इंजन लगते हैं, और विकास इंजन के अंदर भी क्या लगते हैं,
क्रायोजेनेटिक जो इंजन होते हैं वो लगते हैं, यानी कि लिक्विड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सवाल प्रीलिम्स में आया हुआ है, तो क्या LM2 और ये जो 2500 का है ये नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो इसी वजह से हमें जस्ट थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक 4 इंजन लगते हैं जो कि लगभग 88 मेगावाट की पावर को जनरेट कर देते हैं अगर ये 28 नोट की स्पीड में चल रहा हो। नोट्स क्या होते हैं? जैसे लैंड के ऊपर हम जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर या मीटर के अंदर नापते हैं, वैसे ही समुद्र में, ओशन के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको नोट्स के अंदर या फिर माइल्स के अंदर यहाँ पर नापा जाता है, हम देख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी इंड्योरेंस जो है कि कितनी क्षमता तक, ये कितनी देर तक एक बिना रुके चल सकता है, तो लगभग ये 7500 नॉटिकल माइल्स तक जो इसकी इंड्योरेंस है उस पर काम कर सकता है। इसको बनाने के लिए खर्चा आया जो था वो आया था 20,000 करोड़ का, पूरे 20,000 करोड़ यहाँ पर लग गए थे इसको बनाने के लिए। और इसमें जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया था, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया था, उसमें से 76% वे चीज़ें थी जो इंडिया में इंडिजिनसली बनाई गई थी। इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर लगभग 2200 कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट क्या होते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर चीज़ों को रख सकते हैं इंसान, क्रू रह सकता है। इसमें 1600 क्रू के मेंबर रहते हैं जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड कैबिन भी होते हैं क्रू के लिए, ताकि वुमन जो ऑफिसर्स हैं या सेलर्स हैं वो भी आराम से रह सके। विक्रांत के अंदर 2 गैलीज हैं जिसमें ऑनबोर्ड होने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और लगभग यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं 4500 से लेकर 5000 मील ये जो खाना होता है ये क्या बनता है, इसके अंदर बनाया जाता है। तो काफ़ी बड़ा इसका हम देखते हैं कि किचन इसके अंदर काम करती है। सुबह 3 बजे इसकी जो गैलीज यानी कि जो किचन होती है वो काम करना शुरू कर देती हैं और लगभग ये मॉर्निंग से लेकर हम देखते हैं कि 20 घंटे तक ये लगातार चालू रहती है। आप कुछ भी यहाँ पर खा सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी मशीन्स लगाई गई हैं, ऑटोमेटिक चपाती मेकर्स हैं, बॉयलर्स हैं। इसके अंदर हमें पता चलता है कि लगभग 6000 चपातीस एक समय पे बनाई जाती हैं क्योंकि क्रू का लेवल बहुत बड़ा है इसके अंदर रहने वालों का। वेजिटेबल्स इसमें होती हैं, अलग अलग वैरायटी के मेन्यूज़ हैं, मशीन्स लगी हुई है, डोसा मशीन है, ओवन्स है, बेकरी आइटम वगैरह सब कुछ के लिए इसमें बनाया गया है। इसके क्षमताओं की बात करें तो विक्रांत जो है वो एक्चुअली में एयर विंग ऑपरेट कर सकता है। वे क्या कर सकता है, 30 एयरक्राफ्ट जो कि MiG-29 के फाइटर जेट्स है उनको लेकर चल सकता है। इसके अंदर कामोव नाम का 31 जो है जेट, उसमें यहाँ पर उनको ये ले सकता है 30 से ज़्यादा। इसके अंदर MH-60R मल्टी लोल जो हेलीकॉप्टर्स हैं और इसी के साथ में जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि आर्मी के द्वारा अभी बनाए गए है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि नेवी का यहाँ पर है। इन सब को क्या किया जाता है, इन सब को ये अपने ऊपर कैरी कर सकता है। ये स्टॉबर का इस्तेमाल करता है। अब ये स्टॉबर मेथड क्या होता है, यानी ये यहाँ से अपने ऊपर से ही किसी एयरक्राफ्ट को लॉन्च भी कर सकता है, यहीं से ऊपर उड़ भी सकता है और इसी के ऊपर आकर यहाँ पर वापस आ भी सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। उसके लिए स्टॉबर नाम का एक मेथड है। स्टॉबर का मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, यानी कि आपने छोटा सा शॉर्ट टेक ऑफ कर लिया है लेकिन रिकवरी के लिए आपने क्या किया, पूरा स्पेस उसको दे दिया कि आके आराम से रिकवर हो जाओ। तो यही होती है कि इसका आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो स्काई जंप की तरह देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, लॉन्च के समय पे जो एयरक्राफ्ट होता है वो स्काई में एकदम से जंप करता है और आते टाइम में क्या होता है, रिकवरी के टाइम में, कि वो वायर से अरेस्ट हो जाता है, यानी कि वो पूरा का पूरा, क्योंकि उसके अंदर पोजीशन ज़्यादा, तो यहाँ पर वो पहले वायर से अटैच होगा, थोड़ी देर यहीं पर जाएगा और उसके ऊपर आके वापस रिकवर इसके ऊपर कर लेगा। तो हम देखते हैं कि लगभग यहाँ पर 200 मैन होते हैं जो डे बाय डे की प्रिपेयरिंग करते हैं फ्लाइट डेक को उड़ाने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए। सबसे पहले इनको एंटायर जो फ्लाइट डेक होता है उसको क्लीन करना पड़ता है, कोई डेब्रीज नहीं रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो फ्लाइंग के लिए उड़ने वाला है उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाए, मे बी कोई डेब्री हो, मे बी जिसकी वजह से वो स्लिपन हो जाए, स्लिपरी वो बन जाए उसका फ्लोर, जिसकी वजह से फ्लाइट में प्रॉब्लम आए, एयरक्राफ्ट उड़ ना पाए ढंग से। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अभी हमने देखने को मिला कि हमारे पास विक्रमादित्य बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेवी का INS है। उसके बाद विक्रांत को हमने पूरे इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लिया। अब बात उठती है कि आगे क्या।
विक्रांत के बाद में अब क्या आने वाला है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो बहुत फंडामेंटल है कमांड के लिए, कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, सी प्रोजेक्ट्स को और जो हमारी पावर है उसको सी पे भी दिखाने के लिए, और जो हमारी मेरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रही है जिसमें चाइना हमारा एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर दुश्मन हम देख पाते हैं। तो जब ये यहाँ पर हमें सिक्योरिटी करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन को काफ़ी अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा और अपनी पावर को रोबस्ट करना रहना पड़ेगा। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इसके अंदर एक काफ़ी अहम रोल निभाते, एक पाइवटल रोल हम इसमें देख पाते हैं। और ये देखते हैं कि कैसे जो अवेलेबिलिटी है दो कैरियर बैटल ग्रुप्स की वो इसमें दिखती है। तो नेवी ऑलरेडी काम कर चुकी है सेकंड इंडिजीनियस यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए। अब उसका नाम क्या होने वाला है वो अभी के लिए डिसाइडेड नहीं है, अभी इसको AIC-2 के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि पहला हमारा क्या है, इंडियन एयरक्राफ्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 जो कि विक्रांत ऑलरेडी बन चुका है। तो ये क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि इसको विक्रांत की तरह ही बनाया जाएगा। प्रपोजल जो है उसको क्लियर कर दिया गया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा पिछले सितंबर में ही, और अब उस पर काम जो है वो होना शुरू हो गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। इसके लिए हम देखते हैं कि इसको डिप्लेस करके 45,000 टन का जो ये कैरियर होने वाला है इसको बनाया जाना था, और इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ लगाई जाएंगी जैसे कि विक्रांत के ऊपर थे उससे बेहतर मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके लिए की जाएंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ अब ज़्यादा अच्छी आ चुकी हैं। और इसको लगभग 8 से 10 साल लग जाएंगे पूर्ण तरीके से प्रिपेयर होने में, बनने में, तब ये क्या करे कमर्शलाइज यहाँ पर हो पाए, काम कर सके। तो जो नेवी है वो अर्लियर को सोच रही थी कि 65,000 टन का कैरियर बनाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मॉडिफाई करके उसको कितना बना दिया, 45,000 का वो टन का यहाँ पर इसको बनाने वाले हैं। तो प्रपोज जो AIC-2 है उसको ओफन रेफर कर दिया जाता है इंडिया का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से भी। क्यों, क्योंकि पहला यहाँ पर विक्रमादित्य है, दूसरा हमारे पास विक्रांत है, और ये तीसरा होने वाला है, लेकिन दूसरा ये इंडिजिनियसली है। विक्रमादित्य क्या था, उसको हमने पूर्ण तरीके से इंडिया के अंदर खुद से नहीं बनाया था, तो इसी वजह से ये दूसरा है, लेकिन वैसे हमारे पास ये तीसरा होने वाला है, इसको बोल दिया जाता है। लेकिन ये पूरे तरीके से ठीक भी नहीं है, क्योंकि जो डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेलाइजेशन है कैरियर का लॉन्ग समय से IAC-2 का, वो एक्चुअली में रिप्लेस ही कर देगा। मे बी वो इस समय पे आएगा कि विक्रमादित्य का रिटायर होने का समय आ जाएगा और वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो खैर अभी समय के हिसाब से हम देखेंगे, अभी के लिए इसको इतना गलत भी नहीं है कहना। और हम देख पाते हैं कि जो डिबेट्स है कैरियर वर्सेस सबमरीन वगैरह की, सबमरीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्या है, वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ग्लोबल इंटरेस्ट के ऊपर रिन्यू उसको देखा जाएगा। अलग अलग साइज़ की इंडिया के पास सबमरीन भी है। US भी अपना खुद का नया सुपर कैरियर बनाने पे लगा हुआ है। UK जो है वो भी अपने नए कैरियर्स को इंडक्ट कर रहा है। फ्रांस, रशिया ने अपने प्लान्स को यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। जापान ने काम करना शुरू कर दिया है कि वो जो उसके हेलीकॉप्टर कैरियर्स होते हैं, जो कि उसके F-35 फाइटर जेट्स जो है उनको यहाँ पर ऑपरेट करवा पाते हैं, तो उनके लिए वो भी क्या करेगा, कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है उसने भी। चाइना ने पिछले ही महीने अनाउंस किया है कि वो भी अपना 4th एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को भी क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशंस में काम पे जुट जाना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए और कमर कस के अपने काम पे लगना चाहिए। हम देखते हैं कि चाइना ने 2012 में अपना सेकंड कैरियर जो कि शडोंग था उसको लॉन्च किया था। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि पहला कैरियर इनका था वो था लियोनोंग, दूसरा जो होता है वो आता है यहाँ पर शडोंग 2017 के अंदर, तीसरा जो आएगा वो आएगा फुजियान 2022 में आ गया था। और अब हम देख रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है, अपने 4th को यहाँ पर लाने वाला है। अभी के लिए वो हमें नहीं पता कब आएगा, लेकिन कभी भी वो उसको क्या कर सकता है, बता सकता है। खैर ये बात नहीं है कि कैरियर होना चाहिए, सबमरीन होनी चाहिए। बात ये है कि दोनों को ही नेवल वॉरफेयर के अंदर दोनों की ही अलग अलग क्षमताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो हम ये कह सकते कि सबमरीन के बिना काम चल जाएगा, ना ही हम ये बोल सकते कि कैरियर के बिना यहाँ पर काम चल सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात है कि दोनों को एक साथ में मिलाकर ग्रोइंग करना चाहिए, ताकि आपकी पावर जो है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाए और आप अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर पाए।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस से है ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट। अगेन ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझते हैं कि आर्टिकल एक्चुअली में बात क्या कर रहा है। आर्टिकल में हमने पहले भी इससे रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ा था, जहां हमें समझ में आया था कि कुछ ना कुछ कनाडा में होने वाला है जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड एक ट्रीटी की तरह होगा। बिल्कुल ठीक ये वही है। नेगोशिएशन जो है वो चल रही हैं। 175 ऐसे देश हैं जो इस ट्रीटी के अंदर यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। इंडिया भी इसमें मीटिंग करने वाला है, ओटावा के अंदर ये चलने वाली है, और जो कि पहली ऐसी ट्रीटी होगी जो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर सोल पर्पज उसका यही है कि इसके ऊपर कोई ट्रीटी हम बनाएं। अब हम देखते हैं कि ऐसी ट्रीटीज़ क्यों मैटर करती हैं और क्यों इसका कंप्लीट हो जाना इतना आसान भी नहीं होगा। क्यों इसमें देखेंगे कि अभी तक हमें नहीं पता है कि ये मेजॉरिटी के साथ में ट्रीटी करवाई जाएगी या कंसेंसस होगी। कंसेंसस जब हो सकता है जब सर्वसम्मति हो, यानी एक भी इंसान वीटो ना करे कि ये ट्रीटी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, और मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी के साथ जब आप किसी चीज़ को पास करते हैं तो यानी कि कुछ लोगों ने उसको नकारा, लेकिन जो अलग लोग थे उन्होंने क्या किया, उसकी सहमति भी दी और ज़्यादा लोगों ने सहमति दी, इसी वजह से उसको पास किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट हम देख पाते हैं कि हर जगह दिखाई देता है। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी की तो वहाँ पर भी आप प्लास्टिक वेस्ट को देख पाएंगे, और अगर हम बात करें पैसिफिक जैसे समुद्र की गहराई की, जिसके अंदर सबसे डीप हमारा पॉइंट मिलता है मरीना ट्रेंच, तो वहाँ पर भी हमें प्लास्टिक ज़रूर मिल जाता है। तो ये इसके अलावा एनिमल्स के शरीर में भी मिलता है, बर्ड्स की बॉडी में भी मिलता है, ह्यूमंस के खून और ब्रेस्ट मिल्क तक भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। तो जो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर इतने ज़्यादा इम्पैक्ट अपने डाल चुकी हो तो उसके ऊपर तो हमें काम करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं पिछले हफ्ते ही यहाँ पर लगभग 1000 ऑफ नेगोशिएटर जो है, ऑब्जर्वर जो है वो ओटावा में आते हैं, कनाडा के अंदर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, बिगिन कर दिया है टॉक्स को। अभी के लिए इनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है, लेकिन एक ग्लोबल ट्रीटी बनाई जा रही है ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या किया जाए, या तो कर्ब किया जाए या फिर उसको कम किया जाए। तो हम देखेंगे इसमें एक्चुअली के अंदर इसके रिजल्ट क्या आएंगे। बहुत बड़ा एक चेंजिंग होने वाली है। इस न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। ये आपके लिए 2024 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाती है 2025 के प्री और मेंस के लिए। तो ऐसी खबरें होती हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पे ज़्यादा नज़र जो है वो रखी जानी चाहिए। फिलहाल जो शेड्यूल है अभी के लिए हमें देखा, जो चौथी नेगोशिएशंस का था वो कल का था, अप्रैल 29 का, और 2022 से ही ये नेगोशिएशंस के राउंड चल रहे हैं। हम देख पाते हैं यूएन के अंदर एनवायरनमेंट असेंबली जो है वो अग्री हो गई है कि वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बनाना चाहती है प्लास्टिक पोल्यूशन पे एंड ऑफ 2024 तक। जब तक 2024 खत्म होगा तब तक वो एक ऐसी ट्रीटी बनाए जो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से सबके ऊपर मान्य हो। उनको मानना पड़ेगा। अगर ट्रीटी में लिखा गया है कि आपकी कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा प्लास्टिक नहीं बनेगा, तो अगर आपने उस ट्रीटी को तोड़ दिया तो आपके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर क्या होगा, केस किया जाएगा, आपसे पैसे मांगे जाएंगे, कंपनसेशन किया जाएगा, आपके ऊपर यहाँ पर जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी। अभी तक बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ होती हैं जो लीगल नहीं होती हैं। लीगल नहीं होती है यानी कि आप अपनी इच्छा से उनको करिए, बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन ये क्या बनने वाली है, लीगली बाइंडिंग बनने वाली है। इसी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो प्रपोज्ड प्लास्टिक ट्रीटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट अकॉर्ड से भी। 2015 के पेरिस अग्रीमेंट जो हुआ था क्लाइमेट चेंज का, उसमें हमने देखा था कि जिस तरीके से नेशन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कट करने के लिए माने थे, उसी समय से प्लास्टिक के पोल्यूशन के ऊपर भी यहाँ पर ऐसी ट्रीटी लाने की बातें हो रही हैं। लेकिन अब शायद ये जो ट्रीटी है वो रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे। अब इससे पहले हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की। 1950 से ही अगर देखें तो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्काई रॉकेट हो गया है। इतना बढ़ गया है कि कभी 1950 में आंकड़ों के हिसाब से जाए तो ये केवल 2 मिलियन टन ही बनता था, और ये सडनली 2019 में कितना बन गया है, 2 मिलियन टन से ये बढ़ के 450 मिलियन टन्स पे ये पहुंच चुका
चुका है, एम्प्टी पे पहुंच चुका है। और अब ये माना जा रहा है, यहीं पे ये रुका नहीं है, ये माना जा रहा है कि अभी भी अगर ये जो प्रोडक्शन है इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हम देख पाएंगे 2050 तक ये डबल हो जाएगा, यानी कि 900 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। और 2060 में ये ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि हम देखेंगे लगभग ये 1350 मिलियन टन तक का पॉल्यूशन हो जाएगा। प्रदूषण है ये, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो हो रहा है। अब आप बोलेंगे मैम इनको तो रिसाइकल भी किया जा सकता है, हमें नया क्यों बनाना है? तो रिसाइकल के बारे में बताऊं तो जितना प्लास्टिक बनता है केवल उसका 1% ही ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, यानी कि जिसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, वापस उसको बनाया जा सकता है। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि इसको डिपोज होने में, इसको ख़त्म होने में, एक बार जब ये बन जाता है तो कितना समय लगता है? 20 साल से लेकर 500 साल तक का समय लग सकता है। तो इसी वजह से जब ये स्टडी हमें पता है तो हमें समझ में आता है कि फ़िलहाल ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट बन चुका है प्लैनेट के लिए। 2023 में एक स्टडी को पब्लिश भी किया गया, द लैंसेट नाम का बहुत ही नामी गामी यहाँ पर जर्नल है, उसके अंदर हमें पब्लिश किया गया और हमें समझ में आया कि कैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा ये इस बड़े लेवल पे बन चुका है। अराउंड 400 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जनरेट होता है हर साल। तो मिलियन टन्स की यहाँ पर बात हो रही है, हर साल ये जनरेट हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि 2024 से 2050 के बीच में क्या हो जाएगा, 62% तक और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में सोच के देखिए जहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हर जगह से लीक कर रहा है। मैंने बहुत सोच समझ कर बोला है कि प्लास्टिक आपके खून में भी चला गया है और प्लास्टिक यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर तक भी आ गया है, यानी एक नव शिशु, एक बच्चा, एक इन्फेंट जब जन्म लेता है तो वो शुरुआती जो ब्रेस्ट मिल्क जो कि उसके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट माना गया है, उसको एंटीबॉडीज़ देता है, उसके अंदर भी उसको प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? एयर के थ्रू भी हमारे अंदर जा रहा है, फार्म लैंड के अंदर जो थे वहाँ से हमारे अंदर जा रहा है, फिर हम फ्रेश वाटर के थ्रू देख लेते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली के अंदर जा रहा है। तो हम इसको हर जगह देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी ये भयानक सिचुएशन फिलहाल के लिए है। प्लास्टिक के अंदर हम देख पाते हैं कि सबसे बुरी बात यह है कि 16,000 केमिकल से भी ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं। और ये जो केमिकल है ये इकोसिस्टम, हमारा जो एनवायरनमेंट की पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, ये जो इकोसिस्टम है इसको ख़राब करता है। साथ ही में जो ह्यूमन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको ख़राब करता है, ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स है उनको ख़राब करता है। इन सब चीज़ों के ऊपर इन केमिकल्स का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो केमिकल्स हैं ये इसी वजह से जाने जा रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो बॉडी के हार्मोन जो सिस्टम होता है उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उसके ऊपर असर डालते हैं, और असर ही नहीं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण से भयानक बीमारियां देखने को मिलती है, जिसके अंदर कैंसर एक बीमारी है, डायबिटीज़ एक बीमारी है, और जो रिप्रोडक्टिव यहाँ पर डिसऑर्डर्स निकल कर आते हैं वो भी इसके अंदर क्या है, एक बीमारी की तरह दिखाई देते हैं। तो ये सब हमें समझ में आ रहा है कि एक प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा प्रदूषण का भाग है जो इतना ज़्यादा असर डाल रहा है। फ़िलहाल के लिए बात करें तो अभी ये प्लास्टिक ट्रीटी जो होगी वो क्या कर पाएगी। देखिए अभी के लिए जो ट्रीटी की डिटेल है ना तो वो फाइनल हुई है, ना ही उनके बारे में खास सा किसी को भी पता है, लेकिन एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ये केवल इसके ऊपर प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ही एक वो ना लगा पाए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि केवल प्लास्टिक जो बना रहे हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं केवल उसके ऊपर कैप लगाएगी, बल्कि जो बन चुका है और जो अब रिसाइकल नहीं हो सकता है और जिसको अब ख़त्म होने के लिए 500 साल तक का समय चाहिए, जिसमें हमारे कई जनरेशन्स आकर चली जाएंगी, तो उसके ऊपर भी कि उसको अब गाइडलाइन कैसे करता है, किस प्रकार से नेशन को हेल्प करनी चाहिए, दूसरे जो गरीब देश है उनकी प्लास्टिक रिडक्शन टारगेट्स को लेने के लिए किस प्रकार से उनको जो पर्टिकुलर टाइप के प्लास्टिक होते हैं या प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, उन सब को यहाँ पर टोटली बैन करना होगा, और कैसे जो ये लीगली बाइंडिंग टारगेट होंगे रिसाइकलिंग के, रिसाइकिल कंटेंट के, जो 1% मैंने कहा उसको 10% तक बढ़ाना होगा, क्योंकि प्लास्टिक के 10% तक जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इन सब सिचुएशंस के ऊपर ये जो ट्रीटी है वो मैंडेट करेगी
कि कैसे यहाँ पर ये सारे कामों को करना है। खैर, अब जब इस ट्रीटी के बारे में जब ये आती है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से और इसके बारे में पढ़ पाएंगे। फ़िलहाल के लिए ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस फी3 what can it do, what are SLMS and what can they do। तो ये हमारा आर्टिकल है। देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पिछले हफ्ते में जो लेटेस्ट वर्जन है उसके लाइट वेट AI मॉडल का, जिसको फी3 मिनी भी बोला जाता है, उसको यहाँ पर निकाला गया है। रिपोर्ट किया गया है कि ये पहला 3 स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। SLM क्या है? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। हमें अभी ChatGPT जब आता है तो हम देखते हैं कि उसका जो मॉडल बना हुआ था वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर बना हुआ था, राइट। ये उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है LLM। तो वो मैसिव जनरल डाटा के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन जो SLM होते हैं यानी कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, ये क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, मान लीजिए कोई MBBS कर रहा है, अब उसको जर्नली बहुत अच्छे से पता है, राइट, उसको बहुत सारी मेडिसिन पता है, तो वो क्या बन रहा है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन रहा है। लेकिन अब वो जब MD करने जाता है और MD करके क्या कर रहा है? किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो स्पेशलिस्ट हार्ट सर्जन बन गया, तो अब वो क्या बन गया? वो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हो गया कि अब वो उसको पता है पीछे वाले उसका भी, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? साथ ही के अंदर में यहाँ पर स्पेशलाइजेशन लेके आ रहे हैं एक काम के अंदर। अब इसका मतलब यही है कि ये जो होने वाला है, ये ह्यूमंस की जो लैंग्वेज है जो जनरेट होती है उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है, और हाई क्वालिटी मॉडल जो है कस्टमर्स को वो दे पाएगा उनकी जो प्रैक्टिकल चॉइस होती है उसके ऊपर। अब फी3 मिनी बेसिस क्या होते हैं? देखिए, ये जो होने वाला है ये हो सकता है कि मेंस में बिल्कुल भी ना पूछा जाए, आएगा ही नहीं ऐसा सवाल। लेकिन ऐसे सवाल आते हैं प्रीलिम्स के लिए कि स्टम्प से क्या मतलब है, ये चीज़ क्या है, तो इसी वजह से ज़रा इनको ध्यान से समझा करें। अब हम देखते हैं कि फी3 मिनी जो होता है वो एक ऐसा SLM है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, जो 3.8 बिलियन पैरामीटर्स यानी कि ए मेजर ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन AI मॉडल, उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रेन किया जाता है। इसमें छोटे छोटे जो कंपेरिजन्स होते हैं वो किए जाते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, जैसे OpenAI ChatGPT 4 में इस्तेमाल होता है। और एक AI मॉडल जब बात हम करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बनता, उसको इंस्ट्रक्शन टर्न ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद में फिर एक यूज़र को उसको स्ट्रक्चर देना पड़ता है कि कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे नॉर्मली कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिए बहुत समय लगता है, सालों का भी टाइम लग जाता था। तो जो पहला मॉडल है इसी के लिए हम देखते हैं विंडो के अंदर इसको लाया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि काफ़ी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल कर सकता है। 1,28,000 टोकन्स वगैरह के ऊपर ये इसके अंदर डाले गए हैं। एक टोकन का एक मतलब होता है एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ डाटा, जो कि लैंग्वेज मॉडल को प्रोसेस और जनरेट करने के लिए बनाई जाती है। खैर, इसकी क्षमताएं क्या क्या होंगी जरा उनकी तरफ देख लेते हैं। फी3 मिनी जो हो सकता है वो काफ़ी, क्योंकि ये सेम साइज़ का होगा, इसका जो साइज़ है मॉडल का वो थोड़ा छोटा भी है, तो ये आउट परफॉर्म्ड मॉडल की तरह काम करेगा। यानी कि जो बेंचमार्क एरिया है, मान लीजिए किसी चीज़ के लिए एक बना दिया गया है रीजनिंग के लिए, तो अब ये उसमें स्पेशलिस्ट हो गया है, ज़्यादा अच्छे से ये उसमें काम करेगा। मैथ के लिए बना दिया है तो मैथ का भी ये स्पेशलिस्ट है, कोडिंग का बना दिया तो उसका स्पेशलिस्ट वो बन जाएगा। तो जैसे एक जनरल होता है, ChatGPT क्या है? जनरल है। कभी कभी कोडिंग का आप सवाल देंगे तो हो सकता है उस सवाल को वो गलत भी कर दे, लेकिन ये जो होने वाले हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट ही हैं तो ये क्या करेंगे? उन सवालों को गलत नहीं करेंगे, स्पेशलिस्ट की तरह, एक्सपर्ट की तरह उस पर काम करेंगे। खैर, अभी के लिए इतना ही हम देख पाते हैं। जो लास्ट आर्टिकल है हमारा वो है कंबशन, एक क्वेश्चन ऑफ फ्यूल, यानी कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक आर्टिकल था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आप लोगों के साथ साझा किया जाए, अच्छे से समझा जाए कि क्या इसकी महत्वता है, क्या ये बोल रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में इंजन्स की बात हो रही है, कंबशन की बात हो रही है। कंबशन क्या होता है? किसी चीज़ का जल जाना। तो इंटरनल जो कंबशन इंजन्स होते हैं वो हर जगह हमें दिखाई देते हैं। डीजल
का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो कॉमन साइट नहीं है। जो पावर जो होती है कार्स को, मोटरसाइकिल वगैरह को, वो कैसे मिलती है? जब एक फोसिल फ्यूल को आप डालते हो, चाहे पेट्रोल को डालो, चाहे आप डीजल को डालो, जब उसको कंब्यूस्ट किया जाता है, जब वो क्या होता है, कंब्यूस्ट होता है, ख़त्म होता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, वो अलग बात है कि बाहर आप उसको देख नहीं पा रहे हो कंबशन को। तो कंबशन जो होता है वो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जिसको रिडोक्स रिएक्शन भी बोला जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फायर भी उसकी वजह से हो सकती है। लेकिन ये जो रिड्यूस रिएक्शन है, इसका मतलब क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन का रिड्यूस होना, ऑक्सीडेशन को कम कर देना। हालांकि पहले ये जो ऑक्सीडेशन वर्ड होता था, ये ऑक्सीजन के एटम के लिए ही किया जाता था कि कोई भी ऑक्सीजन का एटम जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और इसी को जब वो अपने सब्सटेंस को कम कर देता है तो वो ऑक्सीडेंट बन जाते हैं। ओवर द टाइम जो केमिस्ट थे उन्होंने इस टर्म को जर्नलाइज कर दिया है, और अब वो क्या कहते हैं कि कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी सब्सटेंस जब किसी केमिकल रिएक्शन में जाता है और वो ऑक्सीजन की तरह ही केमिकल रिएक्शन कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको डोनेट करके, तो उसको ऑक्सीडेशन ही बोल दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन की तरह भी हो रहा है तो भी वो क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा। जब कंबशन होता है तो फ्यूल जो होता है वो रिडक्टेंट की तरह काम करता है। ऑल कंबक्शन जो रिएक्शन होते हैं वो कुछ न कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, इसी की वजह से हमारे जो व्हीकल्स होते हैं ये सब चल पाते हैं, राइट। एनर्जी ऊर्जा की वजह से ही चल पाते हैं। कभी कभी जो हीट एनर्जी होती है वो वेपराइज होकर फ्यूल की तरह काम करती है, एक फ्लेम प्रोड्यूस कर देती है। कभी हम देखते हैं कि जो कंब्यूशन होता है रिएक्शन, उसमें एक गैशियस मिक्स ऑफ हाईली ऑक्सीडाइज मैटर भी निकलता है जिसको हम स्मोक या फिर धुआं बोलते हैं। स्मोक क्या होता है? एक ऐसी मिक्सचर निकल रहा है जिसमें काफ़ी सारी गैस है, जिसके साथ ऑक्सीडाइज भी है, मैटर भी, इसी वजह से हमें वो दिखाई भी दे देता है। कंबशन साइंस जो है वो एक ब्रांच है साइंस की जिसको कंबशन को समझने के लिए डिवोट किया गया है। और कंबशन जो फोसिल फ्यूल्स का होता है, खास करके इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर या फिर इंडस्ट्री प्रोसेस के अंदर, तो वो हमें समझ में आता है कि एक इम्पोर्टेंट कारण बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। कंबशन साइंटिस्ट ने काफ़ी स्टडी की और रिएक्शन जो उनका होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। उसमें वो स्पेस को समझते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे जो ये कंबशन हम प्रोडक्ट से करवा रहे हैं उसको ज़्यादा क्लीन बनाया जा सकता है, ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है पर्यावरण के लिए। खैर, यहीं पे आज के हमारे जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो भी यहाँ पर बना हुआ है। अगर अभी तक आप यहाँ पर हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसी वजह से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे इससे हौसला मिले, मैं और बेहतर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशंस लेकर आऊँ और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना कर लेकर आऊँ। खैर, अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से 5 बजे मैं आप लोगों को मिलूँगी। आज की वीडियो थोड़ी आने में लेट हो जाएगी, आई नो, आई अपोलोजाइज़ फॉर देट। एंड खैर, कल से फिर टाइम पे हम लोग मिलते हैं, और अभी के लिए चलती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।